शामली के थाना भवन से जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सुरेश राणा जी, शामली में एक बहुत बड़ा मुद्दा गन्ना भुगतान का है। लोग कहते हैं आप गन्ना मंत्री हैं और आपका खुद का भुगतान नहीं हुआ है गन्ने का। नहीं, सबसे ज़्यादा भुगतान करने का काम हम ही ने किया है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब 5 साल में 55,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। फिर 12 में सपा की सरकार आई, 5 वर्षों में 95,000 करोड़ का भुगतान हुआ। योगी सरकार ने 5 सालों में 1,55,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। सर, सबसे ज़्यादा गन्ने का समर्थन मूल्य बीएसपी के सरकार में बढ़ा, आपकी सरकार में नहीं बढ़ा। आपके खुद के थाना भवन में 200 करोड़ से ज़्यादा का गन्ना का जो भुगतान है वो नहीं हुआ है आपने शामली में। आप प्रॉपर जानकारी करें। पहली सरकार है जिसने गन्ना भुगतान को लेके इतना कठोर कानून बनाया है। हम लोगों ने कहा है यदि शुगर मिले गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित नहीं करती तो उनकी जो सिस्टर कंसर्न हैं, उनकी सहायक जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों से भी हम वसूल करके किसानों का भुगतान करेंगे। और आपने देखा होगा उस कानून की जद में सबसे पहले बजाज शुगर मिल आई और अभी 1,000 करोड़ रुपया जो उसकी सिस्टर कंसर्न है बजाज एनर्जी, उससे लेकर के गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सर, आपके विधानसभा की क्या हालत है, अभी कितना भुगतान हुआ है? हमारी विधानसभा का आज लगभग 100% भुगतान करने की ओर हम अग्रसर हैं। पुराना नया शुरू करा देंगे। अभी शामली में आज ही कितने दिन का है आज प्रधान जी? शामली 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल पिछले साल। अरे भाई, पिछले साल ये तो साल का पूरा साल चलता था सीजन में। 2 साल का चलता था। 3 साल के भुगतान के लिए धरने होते थे। अभी 56 जब 56 दिन की सरकार ने कहा था 15 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर भुगतान होगा। प्रधान जी खुद कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 94 शुगर मिले 14 दिन के अंदर भुगतान कर रही हैं। ये जो बिगाड़ा है सपा बसपा ने खेल, उस सपा बसपा के बिगड़े खेल को सुधारने में हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई और उसी का परिणाम है वो बेईमान मिल बंद करते थे। 21 चीनी मिलें बंद की। थाना भवन में सर क्या अभी मिल पर कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसके बावजूद पैसा नहीं दे रहे हो किसानों का पूरा? मुझे ज़्यादा जानकारी है आपसे, आपको मेरे से कम जानकारी है। कार्रवाई भी हुई है, भुगतान भी हो रहा है और कानून की जद में ला करके उसको जब्त करके उसका पैसा भुगतान भी करा दें। अच्छा सुरेश राणा जी, एक आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के केसेस जो दर्ज हुए हैं उनके ऊपर उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के तमाम सारे उम्मीदवार जो है वो हिस्ट्री शीटर हैं, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। आपके ऊपर में भी तो केस दर्ज हुआ था, तो ये क्यों मुद्दा बार बार आपकी पार्टी उठा रही है? नहीं, हमारे ऊपर जो केस दर्ज हुआ था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्यों हुआ था? इसी शिव चौक पर, जो शामली का शिव चौक है, इसी शिव चौक पर एक धरना था। बाबू हुकुम सिंह जी और मैं दोनों बैठे हुए थे और बैठे इसलिए थे कि एक हमारी बच्ची के साथ दुराचार हुआ था। हम लोगों ने एफआईआर की बात की, सपा की सरकार थी, एफआईआर नहीं हुई। उसके विरोध में जब हम लोगों ने धरना शुरू किया तो लाठीचार्ज हुआ, लाठियां भी पड़ी और साथ में झूठे मुकदमे भी पड़े। यही सपा का चरित्र है। यही समाजवादी कानून सर आपके ऊपर में लगा, दंगों को लेकर आप जेल में रहे। यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है, झूठे मुकदमे कायम करना। अभी आपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की चर्चा की। एनएसए लगा। यदि किसी एमएलए पर कोई सरकार झूठा एनएसए लगा दे, उससे बड़ी पापी सरकार कौन हो सकती है? अरे हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि सुरेश राणा के ऊपर जो एनएसए लगा है वो गलत है। किस आधार पर आपने एनएसए लगा दिया? और माननीय हाई कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं, उनके फैसले से वो एनएसए हटा, उन्हीं के फैसले से जमानत हुई। इसका मतलब क्या है? स्पष्ट हो गया। माने हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी सरकार ने हजारों लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए। जो लोग दुनिया में नहीं थे उन लोगों के खिलाफ भी उन्होंने झूठे मुकदमे कायम कर दिए। उन लोगों को भी नामजद कर दिया। बाद में समाजवादी पार्टी के भी तमाम सारे नेताओं के ऊपर में मुकदमे कायम हुए हैं। वो भी कल को यही आरोप लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे। यदि उनके भी आरोपों को हाईकोर्ट कहेगा कि झूठे मुकदमे तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनके सब के आरोपों को हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया है और तमाम कोर्ट्स ने स्वीकार किया है। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर, किसान आंदोलन में आपकी बहुत आलोचना हुई, आपकी सरकार की आलोचना हुई, साल भर तक किसान बैठे रहे। क्या कोई मुद्दा है किसान आंदोलन आपके विधानसभा में, शामली में के अंदर में? हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, साल भर बैठलवा दिया। संवाद करने में देश की आज़ादी के बाद सर्वाधिक संवाद करने वाला नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी है। एक एक व्यक्ति से संवाद किया,
फिर भी साल भर बैठे रहे और किसानों से संवाद नहीं हुआ। 22 जनवरी के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम किसने किया? यूरिया को नीम कोटेड करने का काम किसने किया? तो ये भी तो फीडर किसानों की अब मेरी समस्या बात, थी। अब मुझे आप थोड़ा मौका दो। फीडर सेपरेशन करने का काम किसने किया? पहले कहाँ बिजली आती? और यूरिया के बंद खाद के कारखाने चलाने का काम किसने किया? ये गांव है, आप पूछो 5 से 6 घंटे बिजली आती थी, आज गांव में 18 से 20 घंटे बिजली आती है। बोलो आती है कि नहीं आती है? अब सुनो ना, सुन रहा होगा सब। नहीं नहीं, वो तो सर सुन रहे और हैं। ये गांव जो है, मैं हाँ। दूसरी बात और बता दूं, जिस गांव में हम खड़े हैं इसमें 90% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। नहीं, अब बढ़िया है। इनकी आवाज बता रहा देखिए, हूं। इसीलिए आपको चुना गया है कि आप ये सारे काम करवाएं, इसीलिए आपको सत्ता में लोग ये सारे लोग लेकर आए हैं। मुसलमानों ने भी वोट किया होगा आपको, मुसलमानों ने भी वोट किया होगा सबका आपको। साथ सबका विकास। लेकिन जो साल भर सड़क पर बैठे रहे किसान, और साल भर के बाद में सरकार को याद है कि ऐसा प्रधानमंत्री मैं धन्य हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री देश का है। सतपाल मलिक ने आलोचना की कि सरकार बातचीत नहीं कर रही, किसान आप ही के पार्टी के हैं, वो राज्यपाल आप। अच्छा देखो, मैं आपको लाइव वो कराता हूँ। ये सारे किसान भाई खड़े हैं। किसान ने जिनकी एक मिनट बोलो भाई, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है कि नहीं हुई है? बेहतर सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? सुरक्षा मिली है कि नहीं मिली है? अब मैं नहीं बोल रहा, जनता बोल रही है। 25वीं बार, और मैंने कहा कि 90% अल्पसंख्यक आबादी का गांव है। 25 बार यदि मैं आया हूं इस गांव में, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा बीजेपी के जनप्रतिनिधि कैसे हैं। सर हमारे सांसद सर कैसे हैं। सर, लेकिन ये मोदी कैसे हैं, योगी कैसे हैं? सर, लेकिन ये फीडबैक आप अपने और दूसरे नेताओं को नहीं देते हैं जो हिंदू मुसलमान को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। आप अल्पसंख्यक गांव में आते हैं, बहुत बढ़िया लगा मुझे कि आप मुस्लिम गांव में आए हुए हैं। ये बात आप फीडबैक अपने दूसरे नेताओं को नहीं देते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न किया सबसे करें। बड़ा नेता कौन जो कह रहा है? सबसे बड़ा नेता जो है वो बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास। फिर बचती क्या है? मोदी जी के बाद बचता क्या है? मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। बाकी आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई ठोकेंगे, ये करेंगे, नहीं 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 वो नहीं, करेंगे। नहीं बिल्कुल ठोकेंगे। मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ ठोकेंगे। हाँ, गुंडागर्दी धर्म के आधार पे नहीं होती। जो गुंडा है, अभी मैं जा रहा था यहाँ से निकला हुआ, कैराना है, एक अमरूद बेचने वाला मुस्तकीम, मैंने कार से उतर के उससे पूछा अब कैराना कैसा है, तो मुस्तकीम बोलता है अब योगी है तो मैं 12 बजे तक अमरूद बेच सकता हूँ, योगी नहीं थे तो 6 बजे कर्फ्यू लग जाता था। जब मुस्तकीम का इतना विश्वास योगी पर है, इसका तो ये मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण फिर क्यों आपकी पार्टी करवाने की कोशिश में रहती है? नहीं, हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करके विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं है, तुष्टीकरण के आधार पर फैसले नहीं है। अब इतने सारे लोग खड़े हैं, अनाज गांव में मिलता है तो नाम पूछ के नहीं मिलता, कोई योजना चलती है तो लेकिन नाम पूछ के मुसलमानों नहीं को एक भी टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। वो फैसला संगठन का हम लोग करते हैं। संगठन में बड़े बड़ी जिम्मेदारियों पे हमारे तमाम वर्गों के लोग हैं। हमारा मंत्री है भाई, आप हमारे मंत्री का अपमान कर रहे हैं ऐसा बोल के। हमारा मंत्री है, हमारा मित्र है। और रही दूसरी बात, हम काम के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो आपने ठोकने की बात कही, अरे जो गुंडागर्दी करेगा, लोगों का शोषण करेगा, तो कोर्ट फैसला करेगी कोर्ट फैसला करेगी। ठोको का मतलब, अरे भाई ठोको का मतलब क्या? ठोको का मतलब ये ना तुम तमाम लोगों को पुलिस पकड़ करके जेलों में ठोकेगी, कोर्ट फैसला करेगा। ठोको का मतलब क्या? एक इनकाउंटर को आप बढ़ावा दे रहे हैं कि सड़क पर फैसला अब हो। यदि आपको लगता है ठोको का मतलब वो है तो आप स्वतंत्र हैं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा सुरेश राणा जी कि आप इस अल्पसंख्यक गांव में आप इतने आत्मविश्वास के साथ में बातचीत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे ही सबक लेकर और भी दूसरे आपके पार्टी के नेता सबका साथ सबका विकास में भरोसा जताएंगे, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग जो है वो लगाने की कोशिश इस विधानसभा चुनाव में चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेश राणा जी। शामली से सुधीश कुमार राम, शाहनवाज के साथ रवि रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।